बीजेपी और कांग्रेस देश का जो लॉ है उसको तोड़ के बाहर से पैसा ले रही है और इन पे एक्शन होना चाहिए। तो जब ये मामला कोर्ट में पहुंचता है तो एडीआर की तरफ से 2 लॉयर थे और बीजेपी कांग्रेस ने मिलकर देश के बेहतरीन 12 बड़े लॉयर की फौज खड़ी कर दी। अब आप सोच के देखिए, देश की 2 ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी जो हर मुद्दे पे अलग अलग बात करती है, वो इस पर्टिकुलर मुद्दे के लिए दोनों साथ में जोड़ी बना के आ जाती है। 1 साल ये केस चलता है और फिर 28 मार्च 2014 को हाई कोर्ट अपना जजमेंट सुनाता है, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस को फॉरेन फंडिंग लेने के मामले में गिल्टी डिक्लेयर कर दिया जाता है कि इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज ने सेक्शन 29B रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट को वायलेट किया है और 6 महीने के अंदर इन दोनों पार्टी के ऊपर एक्शन लेने के लिए कह देता है दिल्ली हाई कोर्ट। तो अब कोर्ट ने कह दिया तो एक्शन तो होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस हाथ में हाथ मिला के पार्लियामेंट के अंदर एक बिल पास कराती है। ये जो FCRA एक्ट 2010 था, इसको चेंज कर देते हैं लोग। अब इससे हुआ ये कि ये जो डेफिनेशन थी फॉरेन कंपनी की, वो चेंज कर दी गई और एक ब्रिटिश कंपनी से ली गई इलीगल पॉलिटिकल फंडिंग अब लीगल हो गई। लेकिन एडीआर हार नहीं मानता, एडीआर फिर से हाई कोर्ट पहुंच जाता है और एक पिटीशन डालता है कि ये दोनों पार्टियों ने ये जो बिल लाके FCRA का कानून अमेंड किया है, ये तो 2010 वाला जो FCRA एक्ट था उसको अमेंड किया है, लेकिन डोनेशन तो इन्होंने 2010 से पहले भी ली है। अब दोबारा से पॉलिटिकल पार्टी फंस जाती है और इसके बाद फिर देश में वो होता है जिसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। वो एक्ट जो एग्जिस्ट ही नहीं करता था, मतलब कि FCRA एक्ट 1976 एक्ट, जिसको इन्होंने पहले ही हटा दिया था, अमेंड नहीं किया था, हटा दिया था, उसको ये लोग पार्लियामेंट के अंदर बिल लाके चेंज कर रहे हैं। इस चीज को लेके हल्ला तो बहुत हुआ, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया। तो 2013 में इनको सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन CIC ने पब्लिक अथॉरिटी डिक्लेयर किया कि अब से ये जो 6 पॉलिटिकल पार्टीज है ये RTI के अंदर आएंगी, ताकि जो आम जनता है वो RTI डाल के इनकी कोई डिटेल्स वगैरह अगर लेनी हो, कहां से पैसा ले रहे हैं या कैसे काम कर रहे हैं, तो वो आराम से ले सके। ये 6 की 6 पार्टी इस चीज के अगेंस्ट में एक साथ आ गई और साफ मना कर दिया। जब इनको टैक्स में बेनिफिट चाहिए होते हैं तब ये एक पब्लिक सब्जेक्ट बन जाते हैं और जब इनको रूल्स फॉलो करने को बोला जाए तब ये एक प्राइवेट एंटिटी की तरह एक्ट करने लगते हैं। ये लोग बिल्कुल भूल जाते हैं कि लोगों ने इनको रूल बनाने के लिए इलेक्ट किया है, तो वो रूल इन पे भी अप्लाई होंगे। अब इसके बाद क्या होता है कि 2015 का टाइम आता है, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी 255th रिपोर्ट सबमिट की, जिसमें कुछ शॉकिंग नंबर्स थे जो इन्होंने सामने रखे। इसमें पुराना जो 2009 का लोकसभा इलेक्शन हुआ था उसको बेस बना के इलेक्शन एक्सपेंसेस को एनालाइज किया था। तो इसमें यह पता चलता है कि जो 20,000 से कम की डोनेशन अलाउ की गई है पॉलिटिकल पार्टीज को, इसकी वजह से ब्लैक मनी और कैश का जो गेम है वो बहुत ही ज्यादा खराब हो गया था इस इलेक्शन में, और इसको रोकना बहुत जरूरी है। ये देश की डेमोक्रेसी के लिए खतरा है, क्योंकि जितने भी डोनेशन आ रहे थे 75% सोर्सेज उनके अननोन थे। इनफैक्ट इनकम टैक्स एक्ट में भी ये रूल है कि अगर कोई पार्टी 20,000 से कम की डोनेशन दिखा रही है तो उसको टैक्स में बेनिफिट नहीं मिलता है। तो ये लोग उस बेनिफिट को भी छोड़ने के लिए रेडी है, बस नाम नहीं पता चलना चाहिए, ताकि क्विड प्रो को, यानी इस हाथ ले उस हाथ दे वाली जो स्कीम है वो सामने ना आ जाए लोगों के। ये जितनी कंपनियां हजारों करोड़ में डोनेशन देती हैं, पब्लिक लिस्टेड कंपनीज हैं, जिसमें आम आदमी का भी पैसा लगा होता है। लोग दिन भर बैठ बैठ के शेयर मार्केट के पोर्टफोलियो बना रहे हैं, इधर हजारों करोड़ डोनेशन पॉलिटिकल पार्टीज को ऐसे ही दे दी जा रही है। जो आदमी शेयर होल्डर है उसको तक को नहीं पता है कि जहां वो पैसा लगा रहा है उसकी कंपनी जो है वो कहां पे पैसा डोनेट कर रही है, किस पॉलिटिकल पार्टी को पैसा डोनेट कर रही है। तो यहां से जो ट्रांसपेरेंसी को लेके जो बातें थी वो बहुत ज्यादा स्टार्ट हो गई थी। आम जनता जो थी वो भी कहने लगी थी कि हमको ट्रांसपेरेंसी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हम जिसको वोट दे रहे हैं वो कहां से पैसा ले रहा है। और इसमें एक चीज और ऐड कर देता हूं, इलेक्शन कमीशन जो है उसने क्या किया था, ब्लैक मनी और ये जो कैश वगैरह जो इलेक्शन के टाइम पे घूमता है, इसको रोकने के लिए एक मॉनिटरिंग डिवीजन स्टार्ट किया था। इलेक्शन के टाइम पे जो वोट वगैरह खरीदे जाते हैं इनको रोकने के लिए। और जब ये इन्होंने स्टार्ट किया तो बहुत सारे बढ़िया बढ़िया स्टेप भी लिए इन्होंने। 2010 में इन्होंने ट्रैक किया और इनको जब पता चला तो यूपी के एक सिटिंग MLA को इन्होंने डिस्क्वालीफाई कर दिया था, 3 साल के लिए बैन लगा दिया था। ऐसे 2016 में इन्होंने क्या किया था, तमिलनाडु में 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी सीट में कैश और गिफ्ट देके वोट खरीदे जा रहे थे। ये सारे गेम चल रहे थे, तो इसको इन्होंने पकड़ लिया और जो इलेक्शन वहां पे चल रहा था उसको कैंसिल करा दिया और फ्रेश इलेक्शन करवाए। और इसकी सक्सेस को देख के इलेक्शन कमीशन जो था उसने लॉ मिनिस्ट्री को एक लेटर भेजा कि ये जो चीजें हम कर रहे हैं इसमें हमें परमानेंट पावर दे दी जाए, ताकि हम ऐसे स्टेप लेके जो ब्लैक मनी है, ये जो कैश होता है, वोट खरीदे जाते हैं, हमेशा के लिए इस पे काम कर सके। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टियां थी इन्होंने क्या किया, लॉ मिनिस्ट्री को उल्टा लेटर भेजा और ये जो इलेक्शन कमीशन की रिक्वेस्ट थी परमानेंट पावर अटेन करने की, इस रिक्वेस्ट को ही कैंसिल करवा दिया। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो ब्लैक मनी वगैरह है ये सिर्फ इनके भाषणों में रहती है, इनके एजेंडे में नहीं रहती है।